आप चौराहे पे किसी को 4 थप्पड़ मारिए, वो थानेदारी जल्दी मुकदमा नहीं लिखाने जाता है और यहाँ झूठी शिकायत हो जाएगी। भाई जो एक्चुअल शिकायत है वो तो होती नहीं है, वो की नहीं जाती इस देश के लोगों से द्वारा। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया भी लेके आए हैं जी। मतलब जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा वड़ा नहीं है, ऐसे ही विरोध ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। उनको आधे को ये भी नहीं पता होगा कि इसमें ईडब्ल्यूएस को भी छूट दी गई है। उनके प्रति अगर कोई शोषण करता है या कोई भेदभाव उनके साथ करता है तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये बिल का विरोध, बिल का समर्थन बिना पढ़े लिखे हॉस्टल की लफबाजी है। तो हम लोग मजाक में उसे बोलते हैं नॉट फाउंड जनेऊ। अगर हमारे पास जनेऊ नहीं है तो जो साक्षात्कार समिति जनेऊ पहनकर बैठ रही है, चमड़े के अंदर चमड़े के बाहर दोनों, वो एनएफएस कर देती है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। यूजीसी बिल को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या है यूजीसी बिल में ऐसा कि उसके खिलाफ जो है लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव, जो खुद एक शिक्षाविद भी हैं और सुधारती भी हैं। बहुत स्वागत है बोलो साथी में आपका। बोलो साथी का हार्दिक आभार, शुक्रिया आपका। क्यों है ऐसा? यूजीसी बिल आया है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं, क्या कुछ है ऐसा? क्या है उसमें ऐसा कुछ? मैं इस बिल को पूरा रीड कर चुका हूं और मेरे हाथ में आप ये बिल देख सकते हैं। अच्छा, पूरा एकदम देखिए, ये भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया भी लेके आए हैं जी। यह बिल 13 जनवरी 2026 से प्रभावित होता है। लेकिन इस पूरा पढ़ने के बाद मैं यह कह सकता हूँ, ओबीसी हिंदू होने के नाते हिंदुओं को इस बिल का ना समर्थन करने की ज़रूरत है और ना ही विरोध करने की ज़रूरत है। ऐसे तमाम नियम कानून भारत सरकार बनाती रहती है जिन पर अमल नहीं होता है। जिसका विरोध करना चाहिए उसका विरोध लोग नहीं करते हैं। इस बिल में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कहीं भी ये उल्लेखित नहीं किया गया है कि जो एनएफएस किया जाता है साक्षात्कार समितियों द्वारा, उनके एक्सपर्ट जो प्रोफेसर होते हैं उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या जो विश्वविद्यालय के कुलपति कहीं कहीं एनएफएस करते हैं, मनमाना करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी मर्ज का छोटा इलाज है, जिसको एक विशेष संगठन के द्वारा या विशेष प्रिविलेज लोगों के द्वारा बड़ा इलाज बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बहुत छोटा इलाज है। तो आपका कहना है कि एनएफएस जो लोग करते हैं उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है? इसमें अभी तक किसी वाइस चांसलर के ऊपर एनएफएस के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है देश में? कोई उदाहरण है? नहीं है। संसद में मुद्दा उठा, एनएफएस हुआ, किसी कॉलेज में किया गया, विज्ञापन आ गया। क्या कभी संसद में दोबारा उसी सांसद ने सवाल किया कि जो विज्ञापन आया था उसका साक्षात्कार कब हुआ? अब जैसे मैं बताता हूँ आपको उदाहरण थोड़ा, एक सेकंड एनएफएस थोड़ा हम बता दें। नॉट फाउंड सूटेबल मतलब कहें तो इसका पूरी परिभाषित अगर कम शब्दों में आपको बताएंगे एनएफएस की, तो कैसे बताएंगे लोगों को, जनता जानना चाहती है। जैसे देखिए, नॉट फाउंड सूटेबल या नॉन फाउंड सूटेबल बोला जाता है, पर जो एनएफएस करने वाले लोग होते हैं या जो हम लोग हैं पढ़ लिखे शाब्दिक आविष्कार करते हैं, तो हम लोग मजाक में उसे बोलते हैं नॉट फाउंड जनेऊ। अगर हमारे पास जनेऊ नहीं है तो जो साक्षात्कार समिति जनेऊ पहनकर बैठ रही है, चमड़े के अंदर चमड़े के बाहर दोनों, वो एनएफएस कर देती है। तो सिंपल सी बात है कि एनएफएस जो है हाशिए के तबकों का होता है, जिनके परिवार से पहली पीढ़ी के लोग शिक्षा में जा रहे होते हैं। उनका नहीं होता है जिनके परिवार के लोग 1800 से या 1900 से शिक्षा ले रहे हैं, उनकी चौथी पाँचवीं पीढ़ी है, उनका एनएफएस नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एनएफएस करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई का इसमें कुछ उल्लेख है? नहीं है, वो होना चाहिए था इसमें। अगर आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में समता बनी रहे, आप विश्वविद्यालयों की समता के लिए बात कर रहे हैं या समता बिल ला रहे हैं, ऐसी कुछ कार्य है कि जो एक समानता का माहौल हो एकेडमिक दुनिया में, तो आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, लोगों को दंडित नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा? या संभव है? नहीं संभव है। वो आदमी जिसको मतलब एनएफएस करने की बीमारी लग चुकी है, वो 4 जगह एक्सपर्ट बन के जाता है 4 विश्वविद्यालयों में और लगातार एनएफएस कर रहा है। ना उसका वेतन रोका जाता है, ना उसका प्रमोशन रोका जाता है। बाकायदे भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जितने प्रोफेसर पिछले 10 सालों में एनएफएस किए हैं, उन सबको सरकार ने प्रमोट करके वाइस चांसलर बनाया है, और उसका विरोध ना हो तो ऐसा बिल का लॉलीपॉप दे दिया। मतलब उनको तोहफा दे दिया गया एनएफएस करने के बाद? हाँ, उनको तोहफा दिया गया। बाकायदे मैं आपको नाम बता सकता हूँ, तमाम प्रोफेसरों को मैं जानता हूँ कि जो एनएफएस किए और उनको इनाम के रूप में कुलपति का पद मिला है। ऐसा भी हुआ है कुछ नाम? जैसे मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हेड रही हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा। लक्ष्मीबाई कॉलेज में एनएफएस करने के बाद, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एनएफएस करने के बाद उनको जो है
वर्धा का कुलपति बनाया गया है। वर्धा ठीक, में। वर्धा का और भी तमाम उदाहरण हैं। अच्छा, ये जब रोहित वेमुला आत्महत्या करते हैं, जब जो है पायल तडवी जो है उनका केस आता है, इनकी जब माँ जब कोर्ट पहुंची उसके बाद में जो है ओबीसी को भी डाला गया। अब जो तमाम आलोचक हैं उनका ये कहना है कि जो है सामान्य वर्गों का और ज़्यादा उत्पीड़न होगा, मतलब गलत शिकायतें होंगी, झूठी शिकायतें होंगी, उसका क्या कहना है? मतलब क्या ऐसा है? मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 75-77 साल के देश में और जब से ओबीसी पढ़ने लगा है, कौन सा बच्चा सामान्य वर्गों के खिलाफ शिकायत करने गया है? सवाल ये है। ये बिल का विरोध, बिल का समर्थन बिना पढ़े लिखे हॉस्टल की लफबाजी है। मैं सीधे कह रहा हूँ, आप उन छात्राओं की बाइट लीजिए जो घर से आते हैं यूनिवर्सिटी या जो कहीं किराए का मकान लेकर पढ़ते हैं, ना वो इस बिल के समर्थन में होंगे ना बिल के विरोध में होंगे, वो तटस्थ होंगे, क्योंकि उनको अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई से मतलब है, पढ़ाई लिखाई करके निकल जाते हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा इस बिल से दिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉक्टर उनके आदमी होंगे, वाइस चांसलर उनके आदमी होंगे, पूरी कमेटी उनकी अपनी होगी, तो ऐसे में कार्रवाई कहाँ संभव है? अच्छा, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनमें एक बड़ा आरोप लगता है कि उनके जो कुलपति हैं उसमें एक बड़ी धांधली की जाती है, उसमें ना आरक्षण कोटा लागू है, ना आरक्षण के तहत, मतलब इस देश में संविधान लागू है उसके बावजूद भी ना आरक्षण के तहत जो है कुलपतियों की नियुक्ति होती है। बाकायदा जितने भी वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब एक ही तबके के देखे जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि देश में 56 या 58 अलग अलग डाटा यूजीसी की साइट पे, तो 56 ही सेंट्रल विश्वविद्यालय अगर ले लिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो क्या 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया जा सकता है वाइस चांसलर के पद पे? क्यों नहीं किया जा सकता? तो जब किया जा सकता है तो फिर वो पद एकल पद कैसे है? सारे वाइस चांसलर को वेतन कौन देता है? वियतनाम की सरकार देती है, भारत सरकार देती है। सारे वाइस चांसलर किसके अधीन काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ उच्च शिक्षा मंत्रालय के तहत, HRD जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। यूजीसी सबको वेतन देती है, सबको वो बनाती है, शिक्षा भवन से सारा काम होता है। तो जब सारा काम एक जगह से होता है तो पद एकल कैसे हो गया? ठीक बात है। वो पद एकल कैसे हुआ? जब सारे काम एक जगह से हो रहा है तो एकल पद नहीं मानना चाहिए, यानी रिजर्वेशन वहाँ भी लागू करना चाहिए। जब आप किसी को किसी के ज्ञान पे, जब मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी के 376 बच्चों को एक सीट पे इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, 180 बच्चे मेरिटोरियस बच्चे 180 वहाँ इंटरव्यू देते हैं। देश के तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर जाके उस पद को NFS करते हैं, और जो NFS कमेटी में होता है उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, फिर भी वो प्रोफेसर NFS कर रहे होते हैं। तो क्या उन प्रोफेसरों की कभी जांच हुई कि आपने क्या पढ़ाया, क्या तैयार किया? जांच हुई? नहीं हुई। ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, ओबीसी जोड़ी गई है, पहले तो SC ST था केवल, अब उसके बाद में ओबीसी जोड़ा गया है। लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी जोड़ने के बाद इसका विरोध शुरू हुआ है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी शामिल किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। उद्देश्य इसका उद्देश्य आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अर्थात ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात EWS, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना इसका उद्देश्य है। मतलब जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा वड़ा नहीं है, ऐसे ही विरोध ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। उनको आधे को ये भी नहीं पता होगा कि इसमें EWS को भी छूट दी गई है। उनके प्रति अगर कोई शोषण करता है या कोई भेदभाव उनके साथ करता है तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। आधे को तो यही नहीं पता है। और EWS में कौन है? सारी जातियाँ विरोध कर रही है, EWS में वही हैं, तो बिना पढ़े विरोध कर रहे हैं, यानी वो मतलब आदेश आ गया ऊपर से विरोध करना है, बस वही सब चलता रहता है। करना है। अच्छा, ये एक बात ये बताइए, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस पे झूठी शिकायतें होती हैं, क्या ऐसा है? मैं पिछले 15-16 सालों से विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूँ। मेरे साथ लगभग कई हज़ार बच्चे पढ़ के निकल चुके होंगे, ठीक, और बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अच्छे से जुड़े हैं। तो झूठी शिकायत जो है, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई झूठी शिकायत किसी के खिलाफ किया हो। इवन की जो सही शिकायत होती है उस पर कोई केस दर्ज नहीं करता। अब आपको मैं अभी रिसेंट एक घटना बताता हूँ कि UR सीट है, 83 नंबर API पे कॉल किया जाता है कुछ लोगों को नहीं कॉल किया जाता है।
अब जिन लोगों को नहीं कॉल किया जाता है वो ये इस दुनिया का एकेडमिक जगत का, भारतीय एकेडमिक जगत का सच मान लिए कि यहाँ शोषण होगा, वो शिकायत नहीं करते हैं। और आप कहते हैं कि झूठी शिकायत होगी। जो रियलिटी है, जो स्वाभाविकता है, जो असली शिकायत है, यहाँ लोग असली शिकायत नहीं दर्ज करा पाते हैं। आप चौराहे पे किसी को 4 थप्पड़ मारिए, वो थानेदारी जल्दी मुकदमा नहीं लिखाने जाता है, और यहाँ झूठी शिकायत हो जाएगी। भाई जो एक्चुअल शिकायत है वो तो होती नहीं है, वो की नहीं जाती इस देश के लोगों से द्वारा। झूठी शिकायत कैसे होगी? अच्छा, एक बात और भी निकल के आ रही है कि जो उनके जो है प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। कोई दिखता है कि रिटन में उसकी फर्स्ट रैंक आती है लेकिन इंटरव्यू में उसको पछाड़ दिया जाता है, ऐसा भी है। ये तो वही लिखा गया ना, इसीलिए ये लाया है। मैं कहता हूँ कि ये आज नहीं, ये आज के 40-50 साल पहले आ जाना चाहिए था, बल्कि ये ओबीसी रिजर्वेशन से पहले आना चाहिए था उच्च शिक्षा में, या उसके साथ आना चाहिए था। बहुत लेट आया है। आखिर डर किस बात का है भाई? आप भेदभाव करते थे तभी डर रहे ना। आप इक्वल 2 बंदे हैं, इक्वल मेधा के हैं, बस कोई सवर्ण है, कोई अवर्ण है। अवर्ण में चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू आदिवासी हो, वो शामिल हो जाता है। अवर्ण ही इस देश का असली हिंदू है। अच्छा, और उसी को जगाने का प्रयास कर रही थी सरकार, वो इस समय सो गया है। इस समय सो गया है। एक बड़ी संख्या ये भी देखी आती है, जो छात्र पढ़ने आते हैं उनके साथ साथ जो प्रोफेसर हैं उनका जब प्रमोशन की बात आती है तो बड़ी मात्रा में जो है इस देश में जो है उनका प्रमोशन नहीं किया जाता है। उनको जो है प्रमोशन में बड़ी धांधली देखने को मिलती है। असिस्टेंट से एसोसिएट से प्रोफेसर में उनका पदोन्नति नहीं होती है। बताया जाता है कि उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। सारा खेल पावर का है। मैंने क्या बोला? सारा खेल पावर का है। असिस्टेंट प्रोफेसर के हाथ में कोई पावर नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर जब प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर बनता है तो उसके हाथ में कुछ पावर आती है, लेकिन जब वो प्रोफेसर बन जाता है उसके हाथ में थोड़ी और पावर आती है कि अगर वो कहीं एक्सपर्ट बन के जा रहा है, कुछ चयन हो रहा है, कई कमेटियों में हो रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर नैक के मूल्यांकन में जाते हैं, उनके हाथ में थोड़ी बहुत पावर आती है। तो इनमें क्या होता है कि फिर देखा जाता है वही धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि देखा जाता है किसका प्रमोशन करना है, किसका नहीं करना है, कौन सत्ता समर्थक है, कौन सत्ता समर्थक नहीं है, कौन किस विचारधारा का है। यहाँ विचारधाराएं भी देखी जाती हैं। तो इस आधार पर इसका प्रमोशन होता है और किसी का किया जाता है, किसी का नहीं किया जाता है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, उनके लिए क्या उदाहरण आप पेश करना चाहेंगे कि देश में या फिर जो शिक्षण संस्थानों में जातिवाद है उसके लिए क्या उदाहरण है आपके पास? हजारों उदाहरण है। जातिवाद इस देश में है। तमाम छात्र आए दिन सुसाइड करते रहते हैं प्रोफेसरों से तंग आकर, और हम लोग देख ही रहे हैं कि एनएफएस किस तरह किया जाता है विश्वविद्यालयों में। इस पर बहुत ज़्यादा लिखा भी जा चुका है। भाई जो एनएफएस कई विचारधारा है वो कैसे जन्मी? वो जातिवाद की ही देन है ना। अगर आप किसी कम्युनिटी को आरक्षण दे रहे हो और उसका एपीआई सही है, इंटरव्यू सही से दे रहा है, फिर आपका उसका एनएफएस क्यों कर रहे हो? बिना जातिवाद से कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है ना। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव, जो एक जो है शिक्षाविद भी हैं। तो हमने उनसे तमाम बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए कि किस तरह से लोग अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि यूजीसी बिल जो आया है वो कैसे सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ या प्रोफेसर के साथ जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि उनके खिलाफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ तौर पे एक बात तो निकल के आती है कि जो न्याय में विश्वास रखते हैं, समता में विश्वास रखते हैं, एकता में, बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, उनको ये बिल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक बात और है कि एनएफएस एक बड़ी मात्रा में किया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल, कि जो योग्य है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी बात निकल के आती है। तो अब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ये बिल लाया गया है। तो साफ तौर पे अगर जो न्याय में विश्वास रखते हैं, मतलब मोटी तौर पे एक बात कही जाए तो जो न्याय में विश्वास रखते हैं उनको इस बिल से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और खुशी उन लोगों को भी नहीं होनी चाहिए जो आज जश्न मना रहे हैं, और दुख भी नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए जो आज बिल के खिलाफ हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेटियां पहले भी रही हैं, लेकिन अगर संस्थागत अगर वो व्यवस्था ठीक नहीं है तो कितनी भी कमेटियां, कितनी भी बिल लाए जाएं, वो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो अच्छे लोगों के हाथ में ना हो तो संविधान का कोई महत्व नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार भी बिल लाया गया है, यूजीसी बिल लाया गया है। अगर वो अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगा, उस कमेटी में अच्छे लोग नहीं होंगे, अगर उसमें चिंतन करने वाले लोग नहीं होंगे, तो इसका कोई महत्व नहीं बचता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।